सबसे पहले एक टर्म आ रहा है सेंटर ऑफ मास। इसके बारे में आप लिखिए, इट इज एन imaginary point for an object or a system at which we can consider presence of total mass of object or system as a point mass. And it moves as all the forces acting on object or system present at that point. प्रेजेंट एट दैट पॉइंट यदि अच्छा नहीं लगे तो और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। Acting on center of mass. Center of mass is an imaginary point for an object or a system at which we can consider presence of total mass of object or system as a point mass, and it moves as all the forces acting on object or system acting on center of mass. अब इसका मीनिंग समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ कि आखिर ये मूवमेंट के बारे में क्या कह रहा है। पहले इसे नोट कर लीजिए। क्या पेज चेंज करूं? सर एक मिनट। सर लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है? एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट और एक्टिंग ऑन सीएम। सीएम मीन्स सेंटर ऑफ मास। उसको यदि बड़ा लिखना चाहते हैं तो ये एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास। चेंज करूं पेज? यहां देखिए, फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ इट। जैसे देखिए ये रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके मिड पॉइंट पे होगा। यदि ये रिंग है, डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास देखिए सेंटर पे है।
यदि ये स्फीयर है, सॉलिड और हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है। यदि ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, तो स्क्वायर प्लेट के लिए डायगोनल्स जो कट कर रहे हैं वहीं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वहीं सेंटर ऑफ मास होगा। यदि रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट है तब भी आप क्या कहते हैं, डायगोनल जहां कट करेगा वही होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, वही होगा सेंटर ऑफ मास। और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको याद आएगा एक और आइडिया कि यदि ट्रायंगुलर प्लेट होता या रॉड का फ्रेम होता तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड हो जाता है। सेंट्रॉइड मींस आपको याद होगा मीडियन को 2:1 में बांटने वाला पॉइंट है। ये ट्रायंगुलर प्लेट और ट्रायंगुलर फ्रेम, ट्रायंगुलर प्लेट और ट्रायंगुलर फ्रेम, तो सेंट्रॉइड पे होगा सेंटर ऑफ मास। यहां तक आ गए? हाँ, सेंट्रॉइड बीच होता है या नहीं होता है, इसके लिए ये सेंट्रॉइड ही होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बीच का क्या डिफिनेशन, वो कैसे करोगे? तो बाकी में क्या होगा? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से यदि मीनिंग क्लियर नहीं है, इसीलिए नया टर्म वर्ड देना पड़ा मुझे, क्या? सेंट्रॉइड। यहाँ चेक करिए, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम M1 जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड M2 जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है x2 y2, और 2 पार्टिकल सिस्टम M1 and M2, सेंटर ऑफ मास XCM YCM is defined as XCM equals to M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2, and YCM equals to M1 y1 plus M2 y2 upon M1 plus M2। ये ऐसे डिफाइंड है कि यदि 2 पार्टिकल हों, उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट दे दिए गए, और यदि इनको डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो VCM x आ जाएगा और वो हो जाएगा M1 V1 x प्लस M2 V2 x अब M1 प्लस M2। इसी तरह यदि Vy चाहिए तो देख सकते हैं,
लेकिन इसको अभी ड्रॉप कर देता हूं, वेट कर लो, दूसरे फॉर्मेट में इसको बताता हूं। आप इसे यहां लिख के अभी रुक जाओ। सर ये v सेंटर ऑफ मास ऑफ x क्या है? क्या लग रहा है क्या होगा? मंगल ग्रह का स्पीड। नाम लिखा है v सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का स्पीड, और x मतलब x कंपोनेंट। ठीक है, और अभी मत लिखो इसे, यस दूसरा सर। आइडिया देता हूं। यहां चेक करो, यदि फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, ध्यान से देखिए, ये y और x कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कहीं पर m1 है तो उसका पोजीशन कोऑर्ड वेक्टर होगा r1। इसी तरह कहीं m2 होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कहेंगे r2। उसी तरह m3 होगा, उसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे r3। उसी तरह कहीं mi कह देते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर ri। और ऐसे ही बहुत से पॉइंट हैं। टोटल कितने पॉइंट हमने कहे? n पॉइंट। इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू RCM, मतलब R पोजीशन वेक्टर, CM मतलब सेंटर ऑफ मास का। कैसे डिफाइन हो गया? M1 R1 प्लस M2 R2, लिखते लिखते थक गए, डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट। और आपको यदि कुछ बच्चों को समेशन टर्म पता हो, कभी देखा है? समेशन MI अपॉन समेशन MI, इसे लिख सकते हैं। समेशन MI अपॉन समेशन MI, इसे लिख सकते हैं। समेशन MI का मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 जितने हैं। यदि n है तो n तक जाएगा, i का वैल्यू 1 से n तक। i मतलब ये r है पोजीशन वेक्टर, और i बता रहा है, जैसे पार्टिकल कहोगे ना इन जनरल, इन जनरल मतलब पांचवा पार्टिकल, वो तो फिक्स हो गया पांचवा। ith पार्टिकल जहां i वेरी करेगा 1 से n तक। तो ये एक तरीका होता है लिखने का। mi जब कहा मैंने तो वो कौन सा, पहला या दूसरा? जनरल टर्म है mi, i का वैल्यू जो रखना चाहो। i का वैल्यू 1 से कहां तक जाएगा? n तक। तो वो नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, ये लिखने का एक तरीका है, समेशन MI अपॉन समेशन MI। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा मुझे? तो यहां वर्ड यूज कर रहा हूं, देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to time t, we get, क्या हमें मिल गया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM। और वो कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2। राइट साइड में इसे लिख सकते हैं समेशन MI VI अपॉन समेशन MI। यदि एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस डॉट 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 n तक जाएंगे अपॉन M1 प्लस M2। और इसे लिख सकते हैं समेशन MI AI अपॉन समेशन MI। सारे एक जैसे हैं, एक ही साथ नहीं याद रहते, या एक ही साथ याद रह सकते हैं। एक बार कोशिश करके पहले पोजीशन वाला याद कर लीजिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, वैसे ही वेलोसिटी, वैसे ही एक्सलेशन। तो यदि n पार्टिकल है तो i का वैल्यू कहां से कहां तक ले जाएंगे?
1 से n। लेकिन आलस में इंसान नहीं लिखता, समझदार हो समझ जाता है कि जितने पार्टिकल हैं उतने की बात कर रहा। फिर से बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACM से पहले लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नीचे ACM से पहले लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन टर्म्स के साथ धीरे धीरे आप खेलना सीखेंगे। फॉर्मूला यही है। मैं पेज चेंज करूं? यहां चेक करिए, ये एक 2 पार्टिकल सिस्टम दे दिया, M1 3 kg, M2 7 kg, इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ above 2 particle system। तो सॉल्व करते वक्त आप क्या करते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है किस जगह से मैं धागे से बांधकर इस रॉड को लटकाऊं? यदि लाइट रॉड से ये 2 पार्टिकल जुड़े होते तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल दिखेगा। हम कहेंगे कि वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास है जहां से बैलेंस हो रहा है। तो किसके नजदीक होगा? 3 के नजदीक या 7 के नजदीक? सर 7 के नजदीक। हाँ, तो एक काम करते हैं, यहां मैंने इसको 0 0 कह दिया। ये M1 है 3 kg और ये M2 7 kg जो है इसका कोऑर्डिनेट कह दिया 20,0। सेंटर ऑफ मास यहां देखिए, यदि ये x एक्सिस y एक्सिस में कह रहा हूं तो y तो वैसे ही 0 दिख रहा है। XCM में कैसे लिखूंगा? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये देखिए M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू 20 अपॉन M1 3 प्लस 7। ये 7 और ये 3 कर दिया तो पहला पार्ट तो 0 ही हो गया। 7 इंटू 20 अपॉन 10, 14 मीटर आ गया ये XCM। इसका मतलब XCM कितने डिस्टेंस पे हमें दिख रहा है? 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिख रहा है सेंटर ऑफ मास। और एक सॉरी 7 टू जब 14 ही तो होगा, 14 मीटर। मीटर नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है तो अच्छा, टेंशन में हो तुम लोग। यार मैं समझ गया यार, ले ना मीटर। अब ठीक है, अरे वापस समझा दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 7th 8th 9th 10th से एक्स एक्सिस देखना सीख लिया है ना। कहीं एक जगह ओरिजिन मान लिया मैंने तो दूसरे का कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड कर लो, फॉर्मूला चिपका दो, रिजल्ट आ जाएगा। सर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तोते की तरह बोलो, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 f4, जितने भी बोलना चाहो बोल लो, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। 2 ही हैं तो रुक जाओ जल्दी। M1 v1 M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। 3 होते तो 3 बार बोलो, 4 होते तो 4 बार बोलो। ठीक है, चलो मेरे समझ में नहीं आया, अब एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से देखो। ये है M1 और ये है M2। सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है। यहां देखा मैंने सेंटर ऑफ मास से मान लिया और यहीं पे मान लिया ओरिजिन।
इसे कह दिया एक्स एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए L20 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए L10 माइनस L10, और XCM तो हमें दिख ही रहा है, फॉर्मूला पहले लिखते हैं M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये कंसेप्ट यहाँ डेवलप होगा। XCM 0 हो गया, M1 इंटू माइनस L1 प्लस M2 इंटू L2 अपॉन M1 प्लस M2, ये 0 इक्वल्स टू हो गया माइनस M1 L1 प्लस M2 L2, यहाँ से हो गया M1 L1 इक्वल्स टू M2 L2। यहां से हमें पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, यहां से पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, L1 बाई L2 इक्वल्स टू M2 बाई M1। L1 बाई L2 किसके बराबर हो गया? M2 बाई M1। मतलब सेंटर ऑफ मास लाइन ज्वाइनिंग को इनवर्स रेशियो में बांटता है। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उन पार्टिकल को ज्वाइन किए जाने वाले लाइन को किस रेशियो में बांटता है? इनवर्स रेशियो में। जो हेवी मास होते हैं उनके नजदीक में होगा सेंटर ऑफ मास, और हल्के मास से दूर होगा सेंटर ऑफ मास। आप यहाँ क्या कंसेप्ट देख रहे हैं? तो कंसेप्ट मैं ऊपर में लिख रहा हूं, एक बार देखिएगा। कंसेप्ट यहाँ क्या सिखाना है मुझे, डिराइव किया गया है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 point mass system divide their line joining in inverse ratio of their masses। रेशियो में बांटना आप लोगों को आता है? यदि 10 को मैं 2:3 में बांटने के लिए कहूं तो क्या बांट लोगे? सर मैं सोचता हूं। हाँ, सोच के बताना, घबराओ मत, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब क्या है कंसेप्ट? सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 point mass system divide their line joining in inverse ratio of their masses। ये कहां से देखा? तो यहां देखिए, प्रूफ के लिए हमने क्या व्यवस्था की, एक मान लिया कहीं सेंटर ऑफ मास M1 M2 के बीच में, M1 का डिस्टेंस L1 माना, M2 का डिस्टेंस L2 माना, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया, XCM का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है L1 बाई L2 इक्वल्स टू M2 बाई M1। हम क्या कहेंगे? इनवर्स रेशियो में बांट रहा है सेंटर ऑफ मास। यहां पर ये प्रूफ हो रहा है कि वो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर मौजूद है? लाइन ज्वाइनिंग के उस पॉइंट पे जो लाइन लेंथ को किस रेशियो में बांट रहा है? मास के इनवर्स रेशियो में। यदि आप पिछले क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन में बताइए सेंटर ऑफ मास कहां देख रहे थे आप? तो ध्यान से देखिए, आप सेंटर ऑफ मास देख रहे थे 7 वाले के नजदीक। तो रेशियो जो होगा लेंथ का, वो लेंथ का रेशियो मास के इनवर्स रेशियो में देखेंगे। क्या देखेंगे? 7:3। 7:3। तो आप जो ये डिस्टेंस लिख रहे होंगे, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस जो आप XCM लिखेंगे, ये XCM कितना हो गया? पहले वाले पार्टिकल से डिस्टेंस 7/7 + 3 × 20, 7 × 20/10। तो देखिए ये 14 आया था या नहीं? आपको पता चल गया ये किस रेशियो में बांट रहा है? मास के इनवर्स। छोटे वाले मास के बगल में बड़ा वाला वैल्यू रखेंगे रेशियो के लिए, और बड़े वाले मास के बगल में छोटा वाला वैल्यू रखेंगे मास का रेशियो के लिए। छोटे वाले मास से दूर और बड़े वाले मास के नजदीक वो पॉइंट होगा जहां ये 7 और 3 10 मौजूद है, ऐसा हमें फील आएगा। ऐसा सर आप कैसे लगता है कि ये फील आएगा ऐसा?
तो आप यदि ये जो रॉड दिख रहा है ना, इस रॉड के ये 7 kg और ये 3 kg वाले रॉड को यदि आप इस पॉइंट से हैंग कर देंगे तो ये हॉरिजेंटल दिखेगा हमें, बैलेंस दिखेगा हमें। ऐसा कब हो पाया? जब ये 3 और 7 यहां मौजूद होते, 3 + 7 इस जगह मौजूद होता, ऐसा हमें बिहेव करता मिल रहा है ये सिस्टम। 7 और 3 कहां मौजूद है? बीच में एक पॉइंट पे, जिस जगह से यदि मैं धागे से हैंग करूं तो ये रॉड मुझे हॉरिजेंटल मिलता है। तो ऐसा तभी हो सकता है ना कि जैसे इनका इफेक्टिव बिहेवियर ऐसा दिख रहा है जैसे 7 और 3 अलग नहीं है, इस पॉइंट पे मौजूद है। उसी पॉइंट पे टेंशन आया, उसी पॉइंट पे mg आया और बैलेंस हो गए वो दोनों। यदि उससे इधर या उधर होता, सोचो, तो टिल्टेड हो जाता, बैलेंस नहीं होती। तो जिस पॉइंट से बैलेंस हो रहा है ना, दैट इज सेंटर ऑफ मास। वहां पर वो ऐसा अपेरेंट बिहेवियर है जैसे सारे फोर्स वहीं एक्ट कर रहे हैं, और वो बैलेंस तब मुझे दिख भी रहा है आंखों से। यहां एक बार चेक करिए, ये है 2 kg, ये है 3 kg और बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। कहां होगा सेंटर ऑफ मास? पॉइंट सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक? किसके नजदीक? 3 के नजदीक। तो रेशियो क्या कहेंगे यहां से यहां? 3 इधर और 2 इधर। अब रेशियो में ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये XCM यदि देखना चाहते हैं यहां से, तो 3/3 + 2 × 15, 3/5 × 15, 9 मीटर। क्या ये आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आपके? सेंटर ऑफ मास रेशियो में बांटता है, कैसा? डायरेक्ट नहीं, इनवर्स। अच्छा सोचो तो, दोनों यदि एक जैसे मास होते तो? हाँ, यदि ये होता 6 kg और ये भी होता 6 kg, तो हम क्या कह देते? सेंटर ऑफ मास। मतलब ये L/2, ये L/2, यहाँ होता सेंटर ऑफ मास। लेकिन यदि ये एग्जाम्पल में थोड़ा अंतर हो, ये 6 kg हो और ये 2 kg हो और ये 16 मीटर दिख रहा हो डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा? यहां से देख रहे हैं तो रेशियो का पहले गणित देखो, 2:6। ये लेंथ यदि लिखना है XCM के लिए तो 2/2 + 6 × 16, 4 मीटर। यदि कभी ये रेशियो पसंद ना आए, रेशियो केवल 2 वाले में आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि पसंद ना आए तो ऑप्शन दूसरा क्या बचा? ओरिजिन मानो, कोऑर्डिनेट डिसाइड करो और फॉर्मूला अप्लाई करो। सर 2 से ज्यादा पार्टिकल तो नहीं पूछोगे ना? 5-7 से ज्यादा नहीं पूछूंगा। अच्छा तो 5-7, अच्छा चलो 4 ट्राई कर लेते हैं, जैसे 4 वैसे 5। नहीं सर, अत्याचार है। अच्छा चलो 3 वाला ट्राई करके देखते हैं, 3 वाला ट्राई करते हैं। ये देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल से आसान ट्रायंगल में क्या दूं? ये L और ये कोई रॉड वॉड नहीं है, ये जस्ट ट्रायंगल बनाया। मास ये है M1 6 kg, M2 6 kg और M3 12 kg। तुक्का भेरो कहां होगा सेंटर ऑफ मास? तो इसमें सोचना आसान हो जाता है जब आप टुकड़ों टुकड़ों में एनालाइज करो। इन दोनों का कहां होगा सेंटर? बीच में। तो एक काम करो ना, अब ये 6 को भूल जाओ, इन 6 को भूल जाओ। अब यहां देखो 12 kg, क्या ये दिख गया? अब इन दोनों के बारे में सोचो, अब कहां होगा? ठीक बीच में। ये हो जाएगा 24 kg। अब इस 12 को भूल जाओ, इस 12 को भूल जाओ। ये लेंथ कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का लेंथ हो जाएगा L sin 60/2, L√3/4। ऊपर से नीचे से भी L√3/4। ट्रिग्नोमेट्री आता है थोड़ा सा मुझे। यहाँ
60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर दिखा या नहीं? तो हाइपोटेनस दिख रहा है L, तो सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा L sin 60। गलत बात है सर, इतना जल्दी मत लिखा करो आप। sin 60 इक्वल्स टू H बाई L, H बराबर L sin 60। सर H कहाँ है? ये लो H, देखो अब ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा तेज चलाना पड़ता है, हाथ को भी और दिमाग को भी, क्योंकि तो दोबारा एग्जामिनेशन। बता दो। हे राम, देखो तुम्हारे लिए प्यारा मेथड क्या है, ये L, ये L, ये L, ये है 6 kg, ये है 6 kg और ये है 12 kg। खास करके तुम्हारे लिए मेथड मैंने एक बना लिया है, ये Y, ये X, छपाई सबको ही करो, केवल एक बच्चे का मेथड नहीं है ये L 0। बताओ तो तीसरे का कोऑर्डिनेट? सर वो भी मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर तो गया काम से। L by 2 L sin 60, मत पूछना L sin 60 कहां से। अब XCM YCM देखते हैं, तो XCM के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? 6 into 0 plus 6 into L plus 6 into L by 2 upon 6 plus 12 into 6 plus 6 plus 12। ध्यान से देखिएगा, 12 L by 24, ये L by 2 आ गया। XCM हमें पता चल गया, लगे हाथों YCM लिख देते हैं। 6 into 0 plus 6 into 0 plus 12 into L sin 60 upon 6 plus 6 plus 12, ये हो गया L sin 60 by 2, L root 3 by 4। तो क्या हमें X और Y दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया? XCM YCM दोनों मिल गया या नहीं मिल गया? बोलो बोलो। और मिल गया तो काम खत्म। तो जिनको ये समझ में नहीं आए कि किनको पहले 2 इकट्ठा करो फिर 3 इकट्ठा करो, कुछ मत करो, सीधे बेसिक डेफिनेशन फॉलो करो। सर कोऑर्डिनेट कैसे चुनोगे? अब भाई जहां मर्जी वहां 0 0 मान लो। तो सर यदि मैं कोऑर्डिनेट बदल दूं तो हाँ, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा जो आंखों से अभी दिख रहा है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा यदि आपने ओरिजिन बदल दिया है तो सर मैं फिर आंसर कैसे बोलूंगा? खजाना गड़ा है सेंटर ऑफ मास, बताना ऊपर वाले 12 kg से इतना नीचे आओ Y के पैरेलल, और वो जो है नीचे वाला दोनों 6 kg उसके मिड में आओ, और फिर वहां से ऊपर जाओ तो खजाने पे पहुंच जाओगे। ऐसे कुछ सुना देना कहानी, और नहीं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट लिख दो, पढ़ने वाला समझदार है तो समझ जाएगा। सर एग्जामिनर का क्या भरोसा, कहीं मूर्ख हुआ तो? हाँ ये भी होता है कभी कभी, तो फिर भगवान मान लिखे। टेंशन ना लो ज्यादा। सेंटर ऑफ मास के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है एक डिफिनीशन याद। सर मैं क्यों याद करूं सेंटर ऑफ मास? फालतू का आप याद करवाने में लगे पड़े हो। देखो एक क्वेश्चन कितने प्यार से आप गलत करने वाले हो। सही हो गया तो संयोग अच्छा था, और गलत हुआ तो लोकतंत्र बहुमत के साथ हो 20 लाख बच्चों के साथ। यहाँ देखो सर 20 लाख क्यों बोल रहे हो? अरे गलती से बोल दिया, 35 लाख बच्चों के साथ, 15 लाख मेडिकल वाला और 15 लाख तुम अपना वाला भी उठा लो, इंजीनियरिंग वाला, सारे बच्चे मिलजुल के गलत करते हैं। ये जो है रॉड, अब इस रॉड को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप देख रहे हो, तो क्या इसको ऐसे रखोगे तो क्या ये ऐसे हाथ से छोड़ दें तो ये ऐसे टिका रहेगा? क्या उम्मीद करते हो? हाँ गिरेगा। किधर गिरने की उम्मीद करूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर ये तो भाग्य की बात है, किधर गिरेगा? अगर जिधर गिरना हो, मान लिया मैंने कि ये राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड जा रहा होगा, फील करो स्मूथ सरफेस है, रॉड है, सेंटर क्या दिख गया? लो मैंने दिखा दिया सेंटर ऑफ मास। आपको बताना है ये रॉड गिरेगा और लेट जाएगा जमीन पे, उस प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? चूज path of center of mass during free fall of the rod। ये ड्यूरिंग फॉल ऑफ द रॉड, फ्री हटा लेता हूं यार, ग्रेविटी के अलावा नॉर्मल भी तो है। ड्यूरिंग
fall of the rod soon. आप ये रॉड फ्री होकर गिरते देख रहे हो तो ऑप्शन चुनना है सेंटर ऑफ मास का पाथ, सर्कुलर, स्ट्रेट, पैराबोला, एलिप्स, जो नाम तुम सोच सकते हो सारा डाल दिया, ढूंढते रहो। कैसा पाथ होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, ये हम जानना चाहते हैं। आप में से कई बच्चों के दिमाग में ऐसा चित्र बनता है, मेरे दिमाग में भी बन रहा है और आपके तो बन ही रहा होगा, और पसंद आ जाता है, बहुत अच्छा पसंद आता है कि सर ये देखो सर्कुलर। मेरे भी पसंद आ रहा है, सबके पसंद आ गया, और ये गलत है। अब सोचो सर ये कैसे गलत, हाँ बहुत अच्छा सोच रहे हो। पहले ये बताओ डिफिनीशन में क्या सुना है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सिस्टम का टोटल मास मौजूद हो पॉइंट की तरह, और वो इस तरह मूव करे जैसे ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे लगने वाला सारा फोर्स उसी पॉइंट पर हो। अच्छा ये बताओ इस सिस्टम पे फोर्स कौन लग रहा है, तो एक लग रहा है नॉर्मल और एक लग रहा है mg। दोनों के डायरेक्शन बताओ। वर्टिकल लाइन पे है, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन भूल जाओ। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल जाएगा कैसे, लेफ्ट या राइट? कौन ले जाएगा सेंटर ऑफ मास को लेफ्ट या राइट? सर ये तो आप कह रहे हैं ना कि सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करेगा जैसे सारे एक्सटर्नल फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहे हों। तो मैंने कहा कि यही डिफिनीशन है सेंटर ऑफ मास का। नेचर में जो इवेंट दिखेगा आपको इसी लॉ को फॉलो करते दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और सारे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो मूवमेंट किधर होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर से मैं बोलता हूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उस पे सारे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगे तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब ये रॉड मूव करेगा, जब ये रॉड मूव करेगा तो ये इस तरह से गिरता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां दिखे? उसी वर्टिकल लाइन पे दिखे, और सेंटर ऑफ मास यहां गिरेगा जमीन पे। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यदि आप सिरों को देखें, एक का नाम आपने रखा था ए सिरा और एक का नाम बी सिरा, तो गिरने पर बी सिरा l/2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड आ गया होगा और ए सिरा जो होगा l/2 राइट डिस्टेंस पे होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास अपना वर्टिकल लाइन नहीं छोड़ेगा, सेंटर ऑफ मास अपना वर्टिकल लाइन नहीं छोड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग आइडिया आपको तभी तो दिखेगा, ये इंटरेस्टिंग आइडिया आपको तभी तो दिखेगा जब आप इस बात को सोचना शुरू कर दोगे कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है लेकिन उसका मूवमेंट वैसा होगा जैसे सिस्टम पे लगने वाला सारा फोर्स उसी पॉइंट पे प्रेजेंट। अरे ये बात थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया कि नहीं आया? सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा दिखा? स्ट्रेट। क्यों दिखा स्ट्रेट? Along the क्योंकि सारे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स मौजूद नहीं है। बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इस नोट पे एकदम सीधा रख दे तो n और mg को इक्वल हो सकते हैं। इसलिए तो शुरू में वो इक्विलिब्रियम में है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। जमीन पे लेट गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। हाँ, तो ये अब जो है जब जमीन पे लेटा है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले स्थिति में है। अब n और mg अब भी बराबर है और पहले भी था बराबर, लेकिन वो था अनस्टेबल। हल्का सा भी हवा का झोंका भी आया तो बस वो हॉरिजॉन्टल हो गया। आप यदि यहाँ इस पॉइंट को समझ पाए तो इसका एक भाई है क्वेश्चन का। सर ये क्वेश्चन में भी भाई होता है? हाँ, और आपको फिर यहाँ भी वही मौका मिलेगा सोचने का। देखो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और इस रिंग का मास मैं कह रहा हूं m।
और ये एक धागा है, ये एक धागा है, और धागा के साथ मैंने एसोसिएट किया एक ब्लॉक एम, ब्लॉक is released from rest, released from rest। और ये जो वायर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एल लेंथ का है। आप इस के बारे में कहते हैं ये फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड, फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड। क्या कह रहे हैं? फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड। आपको क्या लगता है कि ब्लॉक को छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा? नीचे गिरेगा या नहीं? क्या रिंग वहीं बैठा रहेगा? क्या रिंग आगे जाएगा? और यदि आगे जाएगा तो वो समय, एक ऐसा समय आएगा जब रिंग जो है स्लाइड करके आगे आया होगा और ब्लॉक नीचे गया होगा। मुझे बताओ, जब ये लोएस्ट पोजीशन पर है, लोएस्ट पोजीशन पर है, तो लोएस्ट पोजीशन पर आते आते रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? लोएस्ट पोजीशन पर जब ये है तो आप कहोगे कि सर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, एनएलएम लगा के एफबीडी बनाऊंगा, काइनेमेटिक्स अप्लाई करूंगा। हाँ, सब कर लो, कुछ छोड़ना मत, और बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर मैं जब एफबीडी बनाऊंगा, मैं कहूंगा बहुत अच्छा सोच रहे हो, टेंशन का कंपोनेंट आएगा जो थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल, तो कैलकुलस क्यों नहीं लगा रहे हो? वो भी लगा दो, तो तब तुम समझ जाओगे कि बस सबसे बढ़िया काम है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब एक बार ये सोचो कि सिस्टम यदि तुम्हारा ब्लॉक और रिंग से मिलकर बना हो, सोचो फॉर रिंग ब्लॉक सिस्टम। मुझे ये बताओ, इस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स है? mg किस डायरेक्शन में? वर्टिकल। और नॉर्मल किस डायरेक्शन में? वर्टिकल। और टेंशन, तो टेंशन तो सिस्टम पे 0 हो गया, इंटरनल फोर्स है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कैंसिल। किसी भी मोमेंट पे टेंशन दोनों पे होगा ना, तो नेट तो 0 हो जाएगा। सिस्टम मान लिया है किसको? ब्लॉक को और रॉड को। अब मुझे ये बताओ, सारे फोर्स सिस्टम पे जो दिख रहे हैं वो वर्टिकल दिख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास शुरू में कहां था? अरे कहीं तो रहा होगा सेंटर ऑफ मास, बोलो तो बोलो। L/2 दोनों m मास के हैं, दिख गया? तो क्या सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट आपको पता है कहां पर होने वाला है, किस लाइन पे होने वाला है? तो जब वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा ब्लॉक, तो रिंग ऐसे किसी पोजीशन पे होगा जिससे सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे हो, वर्टिकल लाइन पे, पहला जो था। अरे शानदार जवाब, कितना मूव किया? L/2, मजे लो, फ्री के नंबर है, उठा लो, समझ में आ गया तो। ये अरे आइडिया क्लियर है ना भाई? L/2 तो जिसके देखने का नजरिया डेवलप हो गया उसके तो फ्री के नंबर है। अरे यार यही पूछ रहा है, तो फ्री के नंबर है। लेकिन पहले एक बार समझ में तो है कि सेंटर ऑफ मास हम पर क्यों रहे हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस यदि आप सेंटर ऑफ मास के अलावा और किसी रास्ते से बना रहे हैं तो 1 नंबर के गधे हैं, मतलब क्योंकि बनने वाला नहीं है। अब बनाओगे, आधे 1 घंटे खराब कर लोगे, पता चला पेपर में वही केवल क्वेश्चन बनाए और वो भी गलत हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप एक नया कंसेप्ट, उसको इज्जत दो। हाँ अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो देख के कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप तुरंत आंसर कर सकते हो केवल बोल के, बिना कलम उठाए। और यदि ऐसा कर सकते हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। मजे तो तब आते कैसे हैं हुआ, जब एक बार फिर से आपसे बता दो। एक बार फिर से सुनो, ब्लॉक और रिंग पे टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास का चलने वाला रास्ता कौन सा होगा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल। तो जब ब्लॉक नीचे आ गया लोएस्ट पोजीशन पे, तो सेंटर ऑफ मास वो पुराने वाले सेंटर ऑफ मास और ब्लॉक के मिलाने वाले लाइन पे ही कहीं होगा।
अरे सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे शिफ्ट करो यार, कहाँ फंस जाते हो। लो, ये ब्लॉक ऐसे आ रहा होगा कहीं, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे, ये रिंग यहाँ आया होगा, ब्लॉक यहाँ आया होगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहना चाहिए। ध्यान देना, वो लाइन नहीं हटना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का लाइन कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास का जो लाइन दिख रहा है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे जाएगा। ब्लॉक जब देख रहे हो, ये देखो धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन रहेगा किस लाइन पे? वर्टिकल लाइन पे। अरे शुरू से नीचे तक आते देखा सेंटर ऑफ मास को या नहीं? यस सर। तो अब बताओ ना, रिंग कितना मूव कर गया होगा? L/2। इतना ही तो आंसर देना था, मजे लो। तो सेंटर ऑफ मास हम पढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा। पहले तो मैंने ये बताने की कोशिश की आप, क्या फायदा, तो 2 एग्जाम्पल दिया, और 200 एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे सकता। मेरा मकसद है पहले सेंटर ऑफ मास देखना सिखा दूं, निकालना सिखा दूं, और उसके बाद फिर उसका एप्लीकेशन बताऊं। तो एक पार्ट तो ये काम कर रहा है। ये 2 एग्जाम्पल आपको केवल ये बताने के लिए था कि सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा हूं, इसलिए कि आपके कई ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी आज तक के पढ़े कंसेप्ट से बनाने में घंटों बर्बाद होंगे, वो तुरंत देख के आप आंसर कर सकते हो। यहां पर एक एग्जाम्पल और लीजिए। ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, ये लेंथ के बारे में कहानी बताया। यहाँ 1 kg, यहाँ 2 kg, ये 3 kg और ये 4 kg आपके सामने है, और आपको बताना है, ये आपको बताना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स XCM YCM of center of mass of 4 particle system. Find coordinates of center of mass of 4 particle system shown. तो सॉल्व करते वक्त क्या करना चाहिए हमें? सबके पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लें। अच्छे बच्चे की तरह जब कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे तो फिर फॉर्मूला याद आएगा, XCM इक्वल्स टू समेशन MI अपॉन समेशन MI। अच्छे बच्चे की तरह शुरू हो जाओ। 1 into 0 plus 2 into 2 plus 3 into 2 plus 4 into 0 अपॉन 1 plus 2 plus 3 plus 4। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 10 अपॉन 4 3 7 2 9 1 10। ये हो गया 1 मीटर। YCM कितना हो जाएगा? समेशन MI अपॉन समेशन MI। 1 plus 2 plus 3 plus 4। 1 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 1 plus 4 into 1, 7/10 मीटर। तो क्या आपको कोऑर्डिनेट मिल गया सेंटर ऑफ मास का? XCM भी पता चल गया, YCM भी पता चल गया। आप यदि स्क्रीन पे मतलब स्क्वायर के बीच में कहीं ढूंढ के ये दिखाना चाहो तो आप देखो ये कहां पर होगा। YCM जो होगा वो 0.7, मतलब 1 है ना वहां, तो यहाँ कहीं होगा 0.7। और X वाला देखो 1 बीच में, ये होगा सेंटर ऑफ मास, जहां होगा XCM YCM लिखा गया। ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। ये है पॉइंट मास का जब कलेक्शन हो तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, वो टेक्निक।
सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का टेक्निक चलता रहेगा, ये खत्म अभी नहीं हुआ है। एक आइडिया आज जनरेट करके इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं और 15 मिनट थोड़े एक नेक्स्ट किसी आइडिया में मैं इन्वेस्ट करता हूं।